फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि हमको घर में रहना है, कोरोना से बचना है। यही हमारा सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है वॉर अगेंस्ट कोरोना में। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। टॉपिक पे चलने के पहले एक अच्छी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना साथ मुझे मिला कि मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो 200 सब्सक्राइबर्स को पार कर गया है। मैं चाहूँगा, अब मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इससे भी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। वो सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट कर रहा हूँ कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचे। इसके लिए आप इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। जिसको भी इन सारे नॉलेज की ज़रूरत है, वो एग्ज़ाम्स फाइट कर रहे हैं या अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज से हमने इसमें नया सेक्शन भी ऐड किया है कि हम पिछले लेक्चर का रिवीजन भी करेंगे। सो आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हैं आज के टॉपिक से, और टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमने इसमें एक नया सेक्शन ऐड किया है कि जो कुछ भी हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा होगा उसको हम जस्ट 2 और 3 मिनट्स में जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज के रिवीजन का टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसमें ये था कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाया गया था, उसमें उस एक्ट के बाद 20 ईयर्स का वो एक्ट था, तो 53 में वो एक्ट ख़त्म हो रहा था, इसलिए इस एक्ट को लेकर के आना पड़ा। दूसरी बात, इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद कोई कंटिन्यूशन की बात नहीं की गई। इसके बाद इसके जो रिलेटेड प्रोविज़न थे वो ऐसे थे कि इसमें कह दिया गया कि अभी तो कंपनी का कंट्रोल होगा इंडियन टेरिटरी पर, जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, परंतु तब तक ही होगा जब तक पार्लियामेंट चाहेगी। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर्स हुआ करते थे उनको कट शॉर्ट करके 18 कर दिया गया। उन 18 में भी 6 का अपॉइंटमेंट ब्रिटिश क्राउन करेगा, ये मैंडेटरी प्रोविज़न कर दिया गया। उसमें ये भी कहा गया कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है, अभी तक उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चला रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर चाहे तो जब तक नया सेपरेट गवर्नर अपॉइंट नहीं होता है तब तक वो वहाँ पर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। 1854 में वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया, बट 1912 तक कोई भी गवर्नर, सेपरेट गवर्नर अपॉइंट नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये भी पावर दी है इस एक्ट में कि अगर वो चाहें तो नई प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट 1859 में लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द पंजाब अपॉइंट किया गया, बट प्रेसिडेंसी सेपरेटली नहीं बनाई गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो 4 मेंबर्स हुआ करते थे उनको बढ़ा करके 12 कर दिया गया। जो मेंबर थे वो ऐसे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर जो ऑलरेडी थे वो रहेंगे ही, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो 4 प्रेसिडेंसीज थी, मतलब बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इनसे एक एक वो कंपनी सर्वेंट जिसको कम से कम 10 साल एज ए सर्विस देते हो गए हैं। इसके साथ इस एक्ट में 1853 में ये भी कहा गया कि आईसीएस एग्ज़ाम इंडियंस के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। इसके बाद इस एक्ट में ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल चाहे तो न्यू प्रोविंस बना सकती है, तो इसके लिए उन्होंने न्यू प्रोविंस बनाए, असम, सेंट्रल प्रोविंस एंड बर्मा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये भी पावर दिया गया कि अगर वो चाहें तो काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद ये भी कह दिया गया कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होंगे उनमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एसेंट मैंडेटरी होगी उनसे, जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के लिए एसेंट मैंडेटरी है। उसके कुछ इम्पैक्ट हुए, जैसे कि कंपनी के पावर्स और इन्फ्लुएंस को कर्टेल कर दिया गया। इस एक्ट से समझ में आ गया कि अब बहुत दिन तक कंपनी इंडिया में राज नहीं करने वाली है। कंपनी के राज करने का तरीका या तो बदल जाएगा या ब्रिटिश क्राउन उसको हथिया लेगा, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद ये भी देखा गया कि पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स को सेपरेट किया गया। उसके बाद ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखा गया कि वी कैन से दैट इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस एक्ट को पहली बार लोकल
प्रेसिडेंसी से गवर्नर जनरल काउंसिल में पार्टिसिपेशन देखा गया, रिप्रेजेंटेशन देखा गया। बम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के लेजिस्लेटिव पावर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए। सेंट्रलाइजेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पहला स्टेप था ये। डिफेक्ट थे कुछ ये कि ICS को इंडियंस के लिए ओपन तो कर दिया गया, लेकिन उसके सिलेबस और उसके एग्ज़ाम के सेंटर को ब्रिटेन में ही रखा गया, जो कि एक मजाक जैसी बात थी जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं थी। दिस वॉज ऑल अबाउट 1853 चार्टर एक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ से इंडिया में किस तरीके से रूल होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसका पहला सेक्शन है बैकग्राउंड। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 18 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करने के पहले हमको बात याद रखना चाहिए 1857 यानी कि रिवोल्ट, यानी भारत के कुछ हद तक, नॉट ट्रूली बट फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, बट कुछ हद तक, वैसे तो हम इसको नहीं मान सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक मानेंगे। तो हम चलते हैं। पहली बात तो ये है कि ऑन 2 अगस्त 1858 को इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कराया गया। जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस थे उनको ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब इस एक्ट को प्रपोज़ किया गया उस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड पैल्मर्स्टन। लॉर्ड पैल्मर्स्टन ने इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो उस समय के जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी लॉर्ड स्टैनली थे, उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और इसका नाम दिया गया एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। इसको आप याद रखिएगा, एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। और इसमें यह भी कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन जो होगा वो अब इंडिया के ऊपर राज करेगा, इंडिया को चलाने का काम करेगा। नाउ रीज़न, तो रीज़न की हम पहली बात कर चुके थे, हमने आपको बताया 1857 का रिवोल्ट जो है इमीडिएट कॉज बना इस एक्ट को लाने के लिए। तो हम आगे चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा लगता था जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी कि उसके कारण रिवोल्ट, वहाँ पर इतना बड़ा रिवोल्ट खड़ा हुआ इंडिया में। उसके बाद दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल डायरेक्टली इंडिया। वो इंडिया को अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से रखना चाहती थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था और वो सोचते थे कि हम कंपनी को शेयर ना देके पूरा रेवेन्यू खुद ही रख लें। नाउ वी आर मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ प्रोविजंस। क्या प्रोविजंस थे? पहले प्रोविज़न में ये कहा गया कि जो क्वीन होगी, जो क्वीन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, उसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। ही इज़ नथिंग बट दी वन ऑफ द मेंबर ऑफ कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। जो भी मतलब इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें, ही इज़ दी मिनिस्टर, ठीक है, जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसको सारे ड्यूटीज़ एंड पावर्स दे दिए गए। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जो भी पावर एंड ड्यूटीज़ हुआ करते थे, और पहले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड स्टैनली। उसके बाद लॉर्ड स्टैनली को यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई। उनमें से जो 15 मेंबर थे उनमें से 7 मेंबर वो थे जो कंपनीज कोर्ट में से आते थे, और 8 मेंबर वो थे जिसको ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करता था। और इससे आपको समझ में आ रहा होगा ब्रिटिश क्राउन ने पूरी ताकत अपने पास ले ली थी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आता है जिसमें हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया। उसका नया डेजिग्नेशन बना वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और पहला वाइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग। अब वाइस रॉय को ज़रा हम समझते हैं। वाइस रॉय मीन्स वाइस ऑफ रॉयल। अभी मैंने ऊपर बताया कि ब्रिटिश क्राउन पूरी तरीके से इसमें अपने आप को इंडिया का पावर कंट्रोल ले रहा था, तो उसने यहाँ पे इंडिया में जिस हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को बनाकर भेजा उसको बोल दिया वाइस ऑफ रॉयल, यानी कि जो भी क्राउन है उसका डेप्यूटी यहाँ पर काम करेगा। और पहले वाइस रॉय थे कैनिंग, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोविज़न इज़
क्राउन को ही वाइस रॉय अपॉइंट करने का पावर दिया गया और क्राउन को ही ये पावर दिया गया कि जो भी प्रेसिडेंसीज होंगे उनके गवर्नर्स को भी वो ही अपॉइंट करेंगे। साथ ही साथ जो सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विसेज क्रिएट की गई इंडियंस के लिए, उसका जो हेड बनाया गया वो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया को बनाया गया, एसओएस को। इसको एसओएस भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये एसओएस, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑल द राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर्ड टू क्राउन, यानी कि इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी और एसेट्स होंगे वो किसके होंगे? अब क्राउन के। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ भी नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, ये अब पिक्चर से बाहर हो चुके हैं, ठीक। एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना गई जो वाइस रॉय को असिस्ट करती। इसके बाद एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिससे जो देखने को मिला इंडिया में, इसके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको नोटिफाई भी कर दूंगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या होता था कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जिस भी प्रिंस के पास, जिस भी राजा के पास, किंग के पास लीगल हेयर नहीं होता था, लीगल इशू नहीं होता था, यानी उनका खुद का बच्चा नहीं होता था, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी स्टेट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लिया करती थी। या तो आपका खुद का बच्चा हो, अडॉप्टेड चाइल्ड से कुछ नहीं होने वाला, ठीक। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया, ठीक। इसका मैं सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा, आपको दे दूंगा। उसके बाद ये भी एक चीज़ प्रोविज़न था कि इंडियन गवर्नमेंट का सुपरविज़न और कंट्रोल पूरी तरीके से अब कहाँ से चलने वाला था? इंग्लैंड से। इसके बाद जो अगला प्रोविज़न है उसमें इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये कम ही देखने को मिलता है। जितने भी इंडियंस थे उनको पार्डन दे दिया गया। पार्डन मतलब सज़ा माफ़ी, पार्डन कर दिया गया सिर्फ उनको छोड़ करके जिनने ब्रिटिशर्स की हत्या की थी, दोज हु किल्ड ब्रिटिशर्स, उनको छोड़ करके बाकी सारे इंडियंस की सज़ा को माफ़ कर दिया गया। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस भी राजा के साथ जो भी एग्रीमेंट किया है उन सारे एग्रीमेंट्स का ऑनर रखा जाएगा। प्रिंस को उनकी स्टेट में जो पहले स्टेटस था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म किया गया तो जो पहले का स्टेटस था वो स्टेटस एज इट इज़ उनको दे दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि इंडिया में अगर आपको कदम जमाना है तो ये जो रॉयल्स हैं, जो ज़मींदार्स हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं, राजघराने हैं, इनको आपको अपीस करना ही पड़ेगा। इनको अपने पाले में, जो ये जिनके पाले में होंगे, इंडिया की जनता भी उन्हीं के पाले में होगी, ये बात वो जानते थे। इसलिए उन्होंने इसको कहा कि हम उनके सारे एग्रीमेंट्स को ऑनर करेंगे, साथ ही साथ प्रिंस की स्टेट में जो उनका स्टेटस था वो उनको वापस कर देंगे। ये तो हुए प्रोविजंस। अब हम चलते हैं इम्पैक्ट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो 3rd नंबर में लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है ब्रिटिश राज, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज एंड एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को हम ऐसा मानते हैं कि उसका एंड हो गया और यहाँ से ब्रिटिश राज यानी क्राउन यानी मोनार्क यानी रानी की सत्ता शुरू हो जाती है। कंपनी के जितने भी पावर इंडिया में थे उन सारे पावर्स को सीज्ड कर दिया गया, ख़त्म। अब कंपनी यहाँ कोई डिसीजन लेने के लिए कोई पावर नहीं रखती थी। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो भी इंडियन टेरिटरी होगी वो सारी की सारी अब किसके नाम पे होगी? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे होगी, यानी रानी के नाम पे होगी। और रानी कौन था? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया को अब एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा, यानी इंडिया की साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी। ये एक्ट में ये भी देखा गया कि डायरेक्टली इस एक्ट में ये देखा गया कि इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। पहली बार ये देखा गया कि ये ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया था। दिस वॉज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फ्रेंड्स, हमने पिछले वाले एक्ट को भी रिवाइज़ किया है, इसको भी आप घर में पढ़िएगा। इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता हो, हम लास्ट स्लाइड में इसके आगे आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। तो आज हमने इस एक्ट को कंप्लीट किया है, फिनिश किया है। हमने पिछले एक्ट को भी रिवाइज़ किया है, आप भी घर में इसको बार बार पढ़िए। इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए हो तो हमारे नंबर 9424357515 पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ हम एक ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चलाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप
सेम नंबर 9424357515 पर ही हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 200 पार कर गए हैं। आप साथ दीजिए और इसको हम और भी लोगों तक सुविधाजनक बना सकें, इसके लिए आपका साथ है ही और साथ की अपेक्षा है। थैंक यू।